चलिए बेटा आज का देखो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई, प्लीज बातें नहीं करो। वेक्टर्स, ठीक है, इधर सुनो। कॉमर्स में तो कोई नहीं बैठा। कॉमर्स के हिसाब से वेक्टर अलग पढ़ाना होता है बोर्ड के अंदर, और जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके हिसाब से अलग पढ़ाना होता है, क्योंकि ऑलरेडी देखो 11th में फिजिक्स में पढ़ चुके हो। सो रहा है क्या करता है? तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत सही लगी भाई, चला जा ना रेस्ट कर क्या? अच्छा सुनो, तो वेक्टर में देखो बेसिकली अगर मैं पूछूं कि वेक्टर है क्या, वेक्टर है क्या जो मैथ्स के अंदर हमें पढ़ना है, मैं टू द पॉइंट करूंगा, फालतू इधर उधर की बातें नहीं। वेक्टर में आप ये समझो कि वेक्टर सर एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, जो मतलब मैथ्स के अंदर हम बात करें कि जितने भी सर हमारी क्वांटिटीज हैं जिसमें स्केलर और वेक्टर सॉरी इसके क्या है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों चीजें हैं, तो उसको हम लोग वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी क्वांटिटी होगी तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, दिस इज रीड एज व्हाट, इसको रीड कर सकते हो ए वेक्टर या वेक्टर ए, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे ए वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? ए। ये दो चीजों से मिलकर बनेगा। बोलो भाई वेक्टर है तो दो चीजों से मिलकर बनेगा, क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको कभी भी रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, या इसको सिंपली बेटा ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, या सिंपली आप बी बोल दो। और डायरेक्शन बेटा किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन ना उसका यूनिट वेक्टर बताता है। क्या बताता है? यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन कौन बता रहा है? ए कैप। बी वेक्टर की डायरेक्शन कौन बताएगा? बी कैप। ऐसे सी वेक्टर की डायरेक्शन कौन बताएगा? जो भी वेक्टर होगा सबका यूनिट वेक्टर, मतलब मैं अब ए बी सी तो बाद में बात करूंगा, मैं ये कहूंगा कि कोई भी वेक्टर हमारे पास है उसका डायरेक्शन कौन बताएगा? उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब बात करें कि सर यहाँ जैसे ए वेक्टर लिखेंगे तो सर कैसे लिखेंगे? तो दो चीजें भाई, मैग्नीट्यूड लिखा पहले और फिर डायरेक्शन। इसको ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। बोलो यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि सर देखो जितना मैग्नीट्यूड होगा सर उसके हिसाब से कोई एक स्केलिंग करेंगे और एक डायरेक्शन पर्टिकुलर रखेंगे, एक डायरेक्शन पर्टिकुलर रखेंगे। जैसे इसको मैं कह रहा हूँ ए वेक्टर, ठीक है। तो ये दो तरह का वेक्टर हो सकता है। कितने तरीके का हो सकता है? दो तरीके का। फिलहाल उस पर बात करेंगे। जो टाइप मैं बात कर रहा हूँ वो अलग है, और जो हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे क्या बोलते हैं अपने बुक के अंदर या सीबीएसई के सिलेबस के अंदर, वो अलग है, दोनों अलग है। मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ दो तरह के वेक्टर। एक होता है फ्री वेक्टर और एक होता है लोकलाइज्ड वेक्टर। सही है। अब फ्री वेक्टर्स कौन से होते हैं और लोकलाइज्ड वेक्टर कौन से होते हैं, बस खाली एक छोटा सा एग्जांपल दे दें। ये आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, मतलब ये ऐसा कोई वेक्टर नहीं मिलेगा जो आपको फ्री वेक्टर ना हो, सबके सब फ्री वेक्टर ही मिलेंगे। सर फ्री वेक्टर क्या होता है? जैसे ये ए वेक्टर है, मैं सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन का कोई भी वेक्टर स्पेस में कहीं भी बना, स्पेस में, प्लेन पे भी नहीं, स्पेस में। जैसे सपोज करो ये देखो ए वेक्टर है, मान लो इस मार्कर के जस्ट बराबर है, तो ये मार्कर सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन का है, इसको कहीं भी रखो, यहाँ रखो तब भी ए वेक्टर कहा जाएगा, यहाँ रखो तब भी ए वेक्टर, यहाँ रखो तब भी ए वेक्टर, बस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो ऐसे किसी वेक्टर को जिसके पोजीशन को चेंज करें, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज ना करें, केवल पोजीशन को चेंज करें, जिससे वेक्टर में कोई फर्क ना पड़े, जो भी रिजल्टेंट है उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो उनको फ्री वेक्टर्स कहते हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर है कि पोजीशन चेंज करने पे फर्क पड़ जाए, क्वांटिटी के ऊपर फर्क पड़ जाए। जैसे आपका टॉर्क है, अगर आपको टॉर्क का हल्का सा भी याद हो तो एक बॉडी है ये यहाँ से हिंज करेगी, और बेटा यहाँ पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, आप खुद सोचो, तो इस वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते थे बच्चों? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। याद आ रहा है? और इसका जो हिंज पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था उसको हम लोग कहते थे आर वेक्टर। याद आ रहा है क्या? और अगर आप टॉर्क की वैल्यू देखें टाउ, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर आता था कि नहीं आता था? ये आता था। अगर मैं एफ का पोजीशन चेंज कर दूं सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन के साथ, बोलो टॉर्क चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा?
इस तरह का जो सिनेरियो है वो लोकलाइज्ड वेक्टर का है कि भाई अगर हम उसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं वेक्टर का तो वो वहां पर क्या कर रहा है, वो इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है, तो लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं, उसमें लोकेशन इंपॉर्टेंट है। और फ्री वेक्टर वो स्पेस में कहीं भी विद सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन सेम रहेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये है हमारा सिलेबस के अंदर फ्री वेक्टर। तो हमें तो खाली फ्री वेक्टर पढ़ना है, लोकलाइज्ड वेक्टर से हमारा कोई लेना देना नहीं, ठीक है सर। फ्री वेक्टर है, अब बताओ इसमें क्या पढ़ना है। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि सर डायरेक्शन किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना होता है। देखो बुक में ना बहुत छोटा सा एक एग्जांपल दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी और आरएस में भी सेम दिया हुआ है कि सर ऐसा करो 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट दिखाओ, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन। क्या वर्ड यूज कर दिया, 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट दिखाओ ईस्ट डायरेक्शन। अगर ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 डायमेंशनल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ये 3 डायमेंशनल डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। समझ में आ रही बात ना। तो बात करेंगे सर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो बड़े आराम से ऐसे दिखा सकते हैं। देखो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, सही। देखो अगर कोई कहे कि 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट दिखाना है तो ऑब्वियस सी बात है आप इस बोर्ड पे 40 किलोमीटर तो नहीं बना सकते हैं। आप इस बोर्ड पे 40 किलोमीटर बना सकते हो क्या, नहीं ना। तो आपको एक स्केल लेना पड़ेगा, मतलब ऐसा स्केल की 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं 10 किलोमीटर के बराबर, ये है आपका स्केल। समझ में आ रहा है कुछ। तो कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे तो वो 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, 4 सेंटीमीटर। और डायरेक्शन कौन सी रखनी, ईस्ट। तो अगर मैं ये बना दूं एक वेक्टर, है ना, यहाँ पर रखता हूँ एक पॉइंट सपोज करो ए, और यहाँ पे क्या देता हूँ बेटा, ये है पॉइंट बी। ये डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर का। लेकिन आप 4 सेंटीमीटर नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, 40 किलोमीटर। AB vector is a vector which represents 40 kilometer displacement in the direction east, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन में 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट दिखाना, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर कई बार एक वर्ड लिखता है कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये कौन सी डायरेक्शन है सर, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट दिखाओ और डिस्प्लेसमेंट ऑफ, पूरा लिख देता हूं, ग्राफिकली, क्या करना है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली और डिस्प्लेसमेंट सपोज करो 40 किलोमीटर रख लेते हैं, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ, सपोज करो ये, ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सही है कुछ, अच्छा सॉरी स्पेलिंग कर दोगे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यहां तक समझ आ रहा है। अब आप कहेंगे ठीक है सर इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। आपके पास देखो ईस्ट भी है नॉर्थ भी है, डिग्री का भी चक्कर पता है आपको, डिस्प्लेसमेंट आप समझ गए कि सर ये तो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कुछ ना कुछ ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, कभी भी बेटा ऐसा कुछ आ जाए आपके सामने तो आप हमेशा इस पर एक बहुत ध्यान से काम करेंगे कि आप इसको हिंदी में पढ़ो और पढ़ो उल्टा, मतलब इधर से इधर पढ़ना है हिंदी में। और लोग क्या पढ़ रहे, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री का एंगल बनाना है और 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सिंपल सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री का एंगल बनाना है और 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जाऊं तो अगर आप देखो ध्यान से कि भाई ये सर हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो मैं एक स्केल लूंगा। पहले स्केल क्या होगा बताओ जल्दी से, हाँ बोलो बोलो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, बहुत बढ़िया स्केल ले लिया। 4 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। अब आपको 4 सेंटीमीटर की जो लाइन बनानी है वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ बनानी है 30 डिग्री का एंगल लेके। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितने डिग्री एंगल बनाओगे, ये 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे, इसको नाम दे दो O, इसको A। बेटा ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ एंगल है, इसीलिए देखो मेरा एरो किधर की तरफ आपको रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है।
नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, और ये कितना एंगल है? और अपने ग्राफ में आप 4 सेंटीमीटर नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? 40 किलोमीटर। सो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है 40 किलोमीटर, तो लिखेंगे हेयर OA वेक्टर रिप्रेजेंट्स रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट। रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट। प्लीज ये पहला क्वेश्चन जरा एक बार आप लोग बना लीजिए, और ऊपर जो बात लिखी है कि ए वेक्टर इज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, और डायरेक्शन किस हिसाब से, तो मैं सिंपल सा एक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूं, जल्दी करो जरा से। चलो अब देखो ध्यान से। अब बेटा इसके बाद एक छोटी सी बात आपको और याद रखनी है कि सर अगर मान लो कोई वेक्टर हम सर बना रहे हैं, तो अभी आप कह रहे थे कि इसमें क्या क्या बातें याद रखें। दो तो बेटा इसमें पॉइंट होते हैं। ये कौन सा पॉइंट है? यहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? जैसे मान लो ए कह दिया मैंने इसको, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे एंड हो रहा है। अगर इस वेक्टर की बात करें वैसे एंड नहीं हो रहा, ठीक है, टर्मिनेट हो रहा है, क्या रहा है? दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। समझ आ गया? तो सही है। अब बात करेंगे सर अगर हमें कोई वेक्टर लिखना है कैसे लिखेंगे, तो कैसे क्या होगा, तो उसके लिए जो सबसे मेन चीज है आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर के टाइप कितने होते हैं, और उसमें एक टाइप आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अब इसके बाद हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। और ध्यान रखना ये ना एक पेज दे रखा है आपको एनसीईआरटी और आरएस में या आरडी में, और इस एक पेज में ही पूरा चैप्टर एक तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने ये चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ना है, खाली ये एक चीज जो आज पढ़ाऊंगा वो बात अगर दिमाग में रहेगी, याद रहेगी कि हाँ ये सर ने बताया था कि इसमें ये होता है कंसेप्ट, इसमें ये होता है, आप इस पूरे चैप्टर में कहीं भी प्रॉब्लम में नहीं फंसे। ये अब बेटा सबसे पहला वेक्टर है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। कौन सा वेक्टर है पहला? जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। देखो सबसे पहला वेक्टर है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। सिंपल सेंस में बात करें तो रिप्रेजेंट कैसे करते होंगे इसको? मैं जीरो लिखा और ऊपर वेक्टर लगा दिया। मतलब ऐसा वेक्टर मैं डेफिनेशंस पे नहीं काम करूंगा, देखो ध्यान से सुनना, मैं वो सब ऑलरेडी आप कर चुके हो 11th में। मैं क्या वर्क कर रहा हूं कि आपको समझ है कि ऐसा कब हो सकता है। जीरो वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो ही ना, मतलब जीरो मैग्नीट्यूड हो और केवल डायरेक्शन हो बट मैग्नीट्यूड ना हो। ऐसा अगर मैं कहूं आपको कि वेक्टर बना के दिखाओ, तो आप प्रैक्टिकली बना पाओगे? आप एक डॉट भी लगाओगे ना तो भी उसमें क्या कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें कि सर मैं इसको हो सकता है कि प्रैक्टिकली ना दिखा पाऊं, लेकिन हमें थ्योरेटिकली इसको बता सकता हूं कि ऐसा होगा। कैसे? कब आपका मैग्नीट्यूड जीरो होगा? सर देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है, उस वेक्टर की लेंथ होती है जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, जो इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट के बीच की लेंथ होती है ना। बोलो तो अगर बेटा मैं ऐसा करूं कि यार इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट ही सेम कर दूं, तो बोलो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम कर दूं किसी वेक्टर का, तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? बोलो भाई, क्योंकि वो वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? जीरो। तो ऐसा आपको डेफिनेशन में लिखा मिल जाएगा कि अ वेक्टर व्हिच हैज बोथ इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम आर सेड टू बी व्हाट? जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक है। और वी कैन से अ वेक्टर व्हिच हैज नो मैग्नीट्यूड बट ओनली डायरेक्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड जीरो वेक्टर। लेकिन उसका काम कुछ नहीं है, काम क्या आएगा वो देखो। कोई भी बेटा साइक्लिक टाइप का वेक्टर अगर कंसेप्ट मिले, लाइक इसमें मिले, मतलब सर कोई भी साइक्लिक फिगर, मतलब जो क्लोज फिगर होती हो, स्टैंडर्ड क्लोज फिगर। अब सर्कल से कोई मतलब, वेक्टर का मतलब स्ट्रेट लाइन से जो मिलके बनते हैं ना, ए बी सी। तो आपको पता है कि ये एक वेक्टर बनाऊंगा क्योंकि ए के सामने है, तो इसको हम लोग जनरली बेटा स्मॉल ए वेक्टर कहते हैं, याद है बात? बी के सामने ये वेक्टर बना रहा हूँ तो इसको क्या कहते हैं, और सी के सामने बेटा ये वेक्टर बनाऊंगा तो इसको कहते हैं स्मॉल सी। तो अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि सर एक किसी पॉइंट से चलो, यहाँ से चलते हैं, है ना,
बेटा ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, या फिर मैं ऐसे चलूं, देखो बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। आप नोटिस करना जहां से आप चले हो वहीं पे आपने एंड किया है। बोलो ये आएगा बेटा बी बी वेक्टर यानी 0 वेक्टर। तो आपको ये बात अब आगे के लिए याद रखनी है कि सर ट्राइंगल में ना कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें ये बात पता है कि सर ए वेक्टर गिवन नहीं होगा, उसमें हमें पहले से पता होना चाहिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट 0। बेटा पहले ये वाली बात समझना है। तो 0 वेक्टर में आपको ये वाली बात याद रखनी है। जैसे यहाँ पर मैं फिलहाल आपको ए बी सी डी कह रही हूँ, तो कितने लोग समझ गए कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0 वेक्टर। समझ में आ रही बात? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, 0 वेक्टर वाले पार्ट में ये दो चीजें एडिशनल लिख लो। ठीक है, मैं 0 वेक्टर क्या है वो सब आपको पता है, तो लिखवा के मुझे कोई फायदा नहीं है। आपको बस ये दो बातें याद रखनी है। साइक्लिक कोई भी फिगर होगा उसमें अगर हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में वेक्टर्स को ऐड करें और हमेशा साइक्लिक एडिशन जो होगा वो हमेशा 0 वेक्टर होगा। जल्दी करिएगा इसका। हमारी बात हटाएं से। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अगर सिंपल डेफिनेशन पे जाएं तो यूनिट वेक्टर क्या होता है कि सर इट इज अ वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड 1 एंड इट ऑलवेज शोज द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, जिसका ये क्या है खुद यूनिट वेक्टर से। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो है वो ए वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन बताएगा? बी वेक्टर की यूनिट डायरेक्शन बताएगा। ऐसे ही हमारे पास यूनिट वेक्टर है। अच्छा ठीक है, इसको रिप्रेजेंट हमेशा किससे करते हैं? कैप से। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए कैप है कि नहीं? बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर तो क्या होगा? बी कैप। तो यूनिट वेक्टर वाली बात तो हमने शायद स्टार्टिंग में ही पढ़ी कि सर कोई भी वेक्टर अगर है, इधर देखना भाई सब बच्चे, कोई भी बेटा वेक्टर है तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप। बोलो हाँ है ना? ये मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ही तो ए कैप है। यहाँ से बेटा ए कैप अगर हम निकालें खुद सोचो कितना आएगा? इसको बोलते हैं बेटा यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब अगर कोई तुमसे बोले कि यूनिट वेक्टर में सर कितना जानना चाहिए, तो यार ये वाली बात सफिशिएंट है कि कोई भी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे सर तो वो हमेशा यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और ये एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, ए वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। अब आप कहेंगे सर कि इस ए कैप को ना कहीं और भी देखा है, कैप कहीं और भी देखा है, तो आप कहेंगे सर एक आई कैप होता था, जे कैप होता था, के कैप, तो क्या ये भी यूनिट वेक्टर है? यस, आई कैप भी क्या है? जे कैप भी क्या है? के कैप भी क्या है? अच्छा मतलब इनके ऊपर वेक्टर नहीं लगा रहता, कैप लगा रहता है, लेकिन फिर भी क्या है? वेक्टर है। और एक बात साबित हो जाती है कैप लगने से कि इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। अगर कोई तुमसे पूछे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप कितना होगा, चलो बताओ, तो आप कहेंगे कोई टेंशन ही नहीं है, कितना होगा? अरे बोलो हाँ यार, समझ में आ रही बात? अच्छा, अगर कोई इसी तर्ज पे ये कहेगी सर इधर मैग्नीट्यूड मारा, इधर भी मैग्नीट्यूड मार के देखते कि हम क्या कंसेप्ट बनाते हैं। कि कोई कहेगी सर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू कितना आएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? अरे भैया देखो मैग्नीट्यूड लगा रहे हो तो ऊपर अलग कर दो, नीचे अलग कर दो। बोलो भाई ऐसे कर सकता हूं? बोलिए। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड निकालोगे क्या निकलेगा? मैग्नीट्यूड ही निकलेगा। समझे नहीं समझे बात? तो ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकलेगा और ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, कट के कितना हो जाएगा? तो ये वाली बात भी आपको समझनी पड़ेगी दिमाग में कि ठीक है सर कोई ज्यादा तो हाई फाई चीज नहीं बता रहे आप, बहुत सिंपल सी चीज बता रहे। यहाँ पे बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि सर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। सो बिफोर कैलकुलेटिंग मैग्नीट्यूड आपको सबसे पहले ये बता दें कि ये जो कैप वाली बात हम बोल रहे थे, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये क्या होते हैं? दीज आर यूनिट वेक्टर, लेकिन इनका एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिक डायरेक्शन डिफाइंड है जो सबके लिए सेम होगा।
मतलब मेरा मन करे मैं ए वेक्टर की जगह बी वेक्टर लिख दूं, सी वेक्टर लिख दूं, कुछ भी लिख सकता हूं, लेकिन आई कैप की जगह पे मेरा मन करेगा तो जे कैप नहीं लिख सकता। आई कैप लिख रहा हूं तो आई कैप पे लिखूंगा। समझ में आ रही बात? क्यों ऐसा है जरा देखो ध्यान से बेटा। अगर हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन डिफाइन करें तो ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, ठीक है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब कोई भी पॉइंट अगर आप एक्स एक्सिस पे लोगे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों? कोई भी पॉइंट ले, जैसे सपोज कोई पॉइंट लिए, मान लो ये पॉइंट है, तो आप इसको हमेशा लिखते हैं a, 0, है कि नहीं? अच्छा कोई भी पॉइंट अगर मैं y एक्सिस पे लूं ना, जैसे ये पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 0, है नहीं? अच्छा कोई भी पॉइंट अगर मैं c लूं z एक्सिस पे, अच्छा ठीक है सर, एक पॉइंट तो आपको पता ही ओरिजिन क्या होता है। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ओरिजिन, एक पॉइंट 0, 0, 0 ये हमें रटा होना चाहिए। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो क्या आता है? 1, 0, 0। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका फॉर्म जो होगा दैट शुड बी 0, b, 0, और z एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे तो 0, 0, 0। यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा अब सर ये एक प्लेन है कि नहीं है? अगर मैं इस रूम को x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस कहूं, हम लोग जहां बैठे हैं वो कौन सा प्लेन है? xy प्लेन। हम लोग इधर ही तो बैठे हैं, देखो मैं खड़ा हूं, आप लोग बैठे हैं, देखो, अरे भाई बोलो, xy प्लेन। अगर xy प्लेन में कोई पॉइंट लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? a, b, 0। बोलो। अगर बेटा मैं ये इस प्लेन को देखूं कि कौन सा प्लेन है? y z। इस प्लेन में अगर कोई पॉइंट लूंगा दैट विल बी 0, b, c। समझ में आ रहा है? और ये सामने वाली वॉल पे कोई पॉइंट लूंगा कितना आएगा? a, 0, c। बोलो क्लियर है? तो ये तो प्लेन पे पॉइंट हो गए। अगर मैं स्पेस में कोई पॉइंट लूं तो वो पॉइंट स्पेस में कभी भी लिया जाएगा तो हमेशा बोला जाएगा a, b, c। a डिस्टेंस x डायरेक्शन में चलेंगे, b डिस्टेंस y में नहीं चलेंगे, y डायरेक्शन में चलेंगे, और फिर c डिस्टेंस z डायरेक्शन में चलेंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है कुछ? अब जो ये आपको पॉइंट मिलेगा ये है a, b, c। ओरिजिन से अगर आप इसको मिलाते हुए एक वेक्टर बनाएंगे तो उस वेक्टर को बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। उसको बताने के लिए हमें इन यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। जरा सुनना ध्यान से क्या है बेटा। अगर मैं x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट डिस्टेंस लेके एक वेक्टर बना दूं तो इसी को कहा जाता है आई कैप। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? x एक्सिस की डायरेक्शन बताने के लिए आई कैप यूज होगा। y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट डिस्टेंस लेके वेक्टर बना दो, दिस इज कॉल्ड j कैप। और z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट डिस्टेंस लेके वेक्टर बना दो, इसको क्या बोलेंगे? k कैप। ठीक है? कोई तुमसे बोले यार राइट अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, आप क्या लिखोगे? i कैप। अच्छा ठीक है, राइट अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस हैविंग मैग्नीट्यूड 2, कोई बात 2i कैप। अरे समझ आ रहा है? राइट अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस हैविंग मैग्नीट्यूड 3k कैप। राइट अ वेक्टर opposite to the z axis, मतलब सॉरी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ z axis having magnitude 5, बोलो क्या लिखेंगे? -5 k। समझ में आ रहा है? अच्छा अब हम बात करेंगे, ठीक है सर, अगर मैं स्पेस में कोई पॉइंट रखता हूं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे स्पेस में एक पॉइंट रखा था, a डिस्टेंस, फिर b डिस्टेंस, देन c डिस्टेंस, ये पॉइंट आया था हमारा। इस पॉइंट का अगर मैं पोजीशन बताना चाहता हूं फ्रॉम ओरिजिन, तो आपको ये बताना कि कितना चले तुम x में, कितना चले तुम y डायरेक्शन में, और कितना चले तुम z डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना? दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो अगर बेटा मैं यहाँ पे स्पेस में कोई पॉइंट रखता हूँ, मान लो सपोज p रख दिया एंड दिस इज a, b, c, तो इस OP वेक्टर को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। और ये होगा कितना? अगर a, b, c है, देखो भाई इसका इस तो साफ बता रहा है, मैं a डिस्टेंस ट्रेवल किया है मैंने किस डायरेक्शन में? x एक्सिस के डायरेक्शन। तो इसको लिखने का तरीका ले भैया a आई गया। अगर तुम दो मैग्नीट्यूड चल रहे थे x एक्सिस के डायरेक्शन में तो क्या लिखते थे? 2i कैप। तो a डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो क्या लिखोगे? a कैप। अगला b j कैप। अब बात होगी इसके मैग्नीट्यूड की।
यार इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, है ना? तो कोई भी वेक्टर अगर दे रखा है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? आपको फॉर्मूला याद है, उस फॉर्मूले को मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे बेटा ये ए डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, एक बेहतरीन चीज उससे पहले बता दो, कोई भी पॉइंट स्पेस में है ना, ये स्पेस में कौन सा पॉइंट है हमने फिलहाल ले रखा है ए कॉमा बी कॉमा सी। इस पॉइंट से बेटा एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। जानते हो कहां टकराएगा? ऐसे पॉइंट पर टकराएगा जहां पर एक्स एक्सिस और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना हो, स्मॉल है। मतलब यार अगर आप a कॉमा b कॉमा c से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो हमेशा a कॉमा 0 पे जाके टकराएगा उस पॉइंट पे। समझ में आई बात की है? नहीं समझ में आया? अगर हमने स्पेस के a कॉमा b कॉमा c पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो y एक्सिस को उस पॉइंट पर काटेगा जहां पे कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 कॉमा b कॉमा 0। समझ आ रहा है? अगर मैं a b c पॉइंट जो स्पेस में है वहां से z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो उस पॉइंट पर z एक्सिस को कट करेगा। ठीक समझ में आ रहा है? अब जब हम कभी ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दो चीजें होती हैं कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं कहां से और किस पे। ठीक है बेटा, हम जैसे सपोज करो यहां इस पॉइंट से मैं ना एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये सपोज कर लो हमारा a b c पॉइंट है मेरा हेड और मेरे पैर पे ही तो परपेंडिकुलर आएगा। बोलो अगर मैं अपने आप को कहूं तो मैं इस समय परपेंडिकुलर कहा जाऊंगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन, है ना? तो ये पॉइंट जहां से परपेंडिकुलर डाला गया है वो क्या बोला जाता है? हेड किसका? हेड ऑफ किसका? परपेंडिकुलर। और ये जो मेरा पैर है वो जानते हो क्या कहा जाएगा? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। यानी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होता है? वो पॉइंट होता है जहां पर परपेंडिकुलर टकराता है और उसका कोऑर्डिनेट जो होता है ना उसी को बोला जाता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि फ्रॉम एनी पॉइंट इन स्पेस, सपोज पॉइंट इज 3, 2, 4, पॉइंट इज 3, 2, 4। If I draw a perpendicular on the x-axis, then tell me the coordinate of the foot of the perpendicular. If I draw perpendicular on the xy plane, then foot of the perpendicular is 3, 0. If I draw perpendicular on the yz plane, 0. If I draw perpendicular on xz plane, it will be 3, 0. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी एक बात तो क्लियर हो गई कि किसी भी पॉइंट से सर अगर आप क्या नाम है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे कोई पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मैं बता सकता हूँ, कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ। प्लेन पर अगर ड्रॉ करते हैं तो वो भी बता सकता हूँ। अब बात करते हैं सर इसका मैग्नीट्यूड जो है जो हम लोग लिखते हैं पढ़ते हैं रट लेते हैं वो कहाँ से आया उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे डिस्कस करने वाली चीज़ नहीं फिर भी कर रहा हूँ। बेटा यहाँ से ए डिस्टेंस गए, यहाँ से बी डिस्टेंस, जमीन पर जरा इमेजिन करिए तो ओरिजिन से लेके ये जो पॉइंट जमीन पे है वो कौन सा पॉइंट है पता है? वहां पे कौन सा पॉइंट था? a, 0, और वहां से b डिस्टेंस आप y डायरेक्शन में आए, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? बोलो कौन सा? a, b, 0। सही है। अच्छा, इस a, b, 0 का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ना, वो कितना होगा? जल्दी बताओ। राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ना, तो डिस्टेंस कितना आएगा? √a² + b² + c²। बोलो हाँ या ना? अरे बोलिए। अब आप कहेंगे ठीक है सर वो √a² + b² आ गया, ठीक है। अब बताओ तो इधर से ये डिस्टेंस कितना चढ़ गया? अब आप एक ये डंडा मान ले दिमाग में, एक जमीन पे ओरिजिन से, ठीक है, यहाँ तक का एक लाइन हो गया। इस टॉप से ओरिजिन को मिलाएं, क्या आपको हवा में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है? इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होगा वो हाइपोटेनस ही तो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो यार, बोलो, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ OP को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप बताओ कि ये जो हाइपोटेनस है वो कितना होगा? कहेंगे सर अंडर नीचे वाले का स्क्वायर और प्लस ऊपर वाले का। अरे बोलो, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, बेस का स्क्वायर करते कितना देगा? a² और ये कितना है? c²। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? अंडर a²। तो OP वेक्टर का बेटा मैग्नीट्यूड जब हम लोग निकालते हैं तो इट इज नथिंग बट व्हाट? a² + b² + c²। ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा,
अब आप कहेंगे सर कोई वेक्टर अगर मैं दे दूं आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल दोगे क्या? तो आसान है। देखो अगर मैं आपके सामने कहूं कि सर दिस इज योर a वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, इसका मतलब समझ रहे हो कि ये जो वेक्टर है ये 3 डिस्टेंस कवर कर रहा है x एक्सिस के डायरेक्शन में, 2 डिस्टेंस कवर कर रहा है y एक्सिस के डायरेक्शन में और 4 डिस्टेंस कवर कर रहा है z एक्सिस के डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है यहां तक? अब आप कहेंगे ठीक है सर इसका आप मुझे a वेक्टर बताएं, a कैप बताएं। तो आप कहेंगे सर a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। अच्छा a कैप शुड बी इक्वल टू, पहले तो ये वेक्टर छाप लो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप और यहां पर इसका मैग्नीट्यूड फार्मूला पता है वो आपको, अंडर रूट बोलो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अरे बोलो सही है? और बेटा ये आता है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 16 और अंडर रूट कितना हो जाएगा ये 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप अपॉन कितना, और ये बेटा यूनिट वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर। सही है? अच्छा इन द डायरेक्शन वर्ड हो along वर्ड हो दोनों सेम है। along a वेक्टर इज आल्सो द सेम थिंग कि भाई हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर बोल रहा है। along a वेक्टर या इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर दोनों सेम चीजें हैं। बोलो हाँ यार। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ये सर वेक्टर था, इस वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है, वी नीड टू फाइंड अ न्यू वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। जानते हो हमसे क्या पूछ रहा है? बताओ। इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर पूछ रहा बोलना, इस वेक्टर की डायरेक्शन में वी नीड वन वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना 5 यूनिट। अच्छा इस वेक्टर की डायरेक्शन में अगर मुझे एक वेक्टर निकालना होता जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता 1 यूनिट होता तो हम लोग क्या निकालते थे? अरे बोलो यूनिट वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड 1 है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अच्छा ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो क्या आप नहीं समझ पा रहे हैं कि वो 5a क्या पूछ रहा है आपसे? यस सर। बोलो हाँ। यानी कभी भी किसी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर निकालना है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड पहले से दे रखा है तो बहुत आसान काम है। जैसे कह रहा हूं फाइंड अ वेक्टर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर व्हिच हैव मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। तो आप क्या कहेंगे 8 अपनी जगह पे a कैप का फॉर्मूला लगाया नहीं लिख रहा। समझ में आ रहा है? प्लीज जल्दी से यूनिट वेक्टर लिख लीजिए, जो जो चीजें बताई हैं उसको जल्दी से। क्या हुआ? क्या लिखना क्या है? वाह वेरी गुड, बता चिंता नहीं, आसान कर दिया। लिखेगा इसके बाद लिखेगा आई कैप। अरे कई बार रेडियो पे भी चीजें अच्छी लगती हैं आवाज सुन के ही अच्छा लग रहा होगा। चलिए ये एक लाइन लिख लेना इसमें यूनिट वेक्टर वाले ये वाले पार्ट के बाद, है ना, लिखना आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप आर द रिस्पेक्टिवली यूनिट वेक्टर्स are the respectively unit vectors in the direction of x axis comma y axis and z axis. I cap comma j cap comma k cap respectively are the unit vectors in the direction of x axis comma y axis and z axis. समझ में आ रहा? बहुत सिंपल यहाँ तक। चलिए थर्ड पे आपने बेटा लिख लिया? अरे क्या काम है भाई, तो ये 1-2 लाइन तो लिख, 2 चीजें तो लिखनी, खत्म कर रहा है तो भी तो बहुत आसान है, तो लिखना तो दिक्कत नहीं। क्या कह रहे हैं लॉग ऑफ अब तीसरा लिखना को इनिशियल वेक्टर्स। बेटा देखो इसके
इसके बारे में भी अगर हम देखें डेफिनेशन के उस पे जाएं, केवल डेफिनेशन पे जाएं तो सीरियसली बताऊं तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेशन इज वेरी इजी, ठीक है, तो उस पर डिटेलिंग करते नहीं है भाई। दो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो या दो से ज्यादा जो वेक्टर हो उनका भी इनिशियल पॉइंट सेम हो, दे ऑल आर कॉल्ड व्हाट, को इनिशियल वेक्टर्स। बोलो सही है, क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। अब असली चीज यहाँ पर क्या याद रखनी है, जो हमें क्या हो गया, किसको ना तो नहीं लगा, तुम अगर अपने मन से बता तुमने पूछा मतलब बेटे ऐसा लाइव पिटाई कर ध्यान रखना। सही है, दो थप्पड़ खा ले गड़बड़ हो जाएगा। चलो ये अभी बिगड़ गया, सुधर गया, बिगड़ रहा है। चलिए इधर देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना। OA वेक्टर और OB वेक्टर दे रखा है, प्लीज इधर पीछे लिखो, नहीं बंद करो बेटा। इसमें इन दोनों को हम क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, कॉमन। तो कॉमन से को निकाल लिया और इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर, है ना। कॉमन इनिशियल पॉइंट वाले जो वेक्टर हैं दे आर कॉल्ड व्हाट, को इनिशियल वेक्टर। अब जो असली चीज है यहाँ पे जो आपको दिमाग में रखना है वो ये कि जब भी दो वेक्टर के बीच एंगल की बात करेगा ना, सो इट इज मैंडेटरी कि उन दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, तभी आप उनके बीच में एंगल निकाल सकते हो। अब एक और चीज जो मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी में छूट जाता है, ए से बी के लिए एंगल निकाल रहे हो, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर आपने ए को पहले बोला है ना, तो आप इस तरीके से एंगल दिखाओ ए से बी की तरफ। कैसे, अपने राइट हैंड को ए से बी की तरफ ले जाओ, तो जिधर आपका कर्ल होगा ना फिंगर, उसी डायरेक्शन में एरो मारना है, लाइक ऐसा। और बी से ए होगा तो ऐसे मारेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आता? तो सिंपल, ए से बी है तो ए से बी की तरफ एरो लगा दिया, बी से ए तो बी से ए की तरफ लगा दिया, ठीक है। हम फिलहाल इस पर बाद में डिस्कशन करेंगे, ये इसके बीच का एंगल कहलाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन मिलेगा उसको कैसे याद रखना है वो बात करते हैं। बेटा ये अगर हम ट्रायंगल बनाए आपके सामने, देखो जरा ध्यान से, ठीक, ये हम कहते हैं स्मॉल ए वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है बेटा, ये कहते हैं स्मॉल सा। प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर मैं आपसे ये कहूं यार ये जो बीच में एंगल बन रहा है इसको क्या नाम दो, मतलब किस नाम से बोलोगे कि ये एंगल क्या है, कहेंगे ए एंगल, कह सकते नहीं कह सकते, दिस इज व्हाट, दिस इज एंगल ए, ये कितना एंगल बी, ये कितना एंगल सी, सिंपल कह सकते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि यार व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, गलत, यहीं पे ध्यान रखना। जब भी रुक जाओ, जब भी आप वो कह ही नहीं सकते, आप जो तुम कह रहे हो कह ही नहीं सकते, दिक्कत ये है बी वेक्टर सॉरी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बोल रहा है ना, तो उनका इनिशियल पॉइंट सेम होना जरूरी है, और जब तक इनिशियल पॉइंट सेम नहीं होगा आप एंगल की बात करेंगे ही नहीं करेंगे, ये बात पहले कंफर्म कर दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये जो ए वेक्टर है, या तो इसको उठा के बी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट और ए वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को चेंज करो, मतलब सेम करो, या बी वेक्टर को उठा के यहां पे रखो ताकि उनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि ए वेक्टर को यहां से उठाओ, अब आप कहेंगे सर यहां से मिटाना पड़ेगा क्या, नहीं, दूसरा वेक्टर बना दो सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन का, क्योंकि ये फ्री वेक्टर्स हैं तो वो एज इट इज ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, बोलो भाई। तो अगर मैं एक वेक्टर बी के इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करूं और सेम डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर और सेम मैग्नीट्यूड का बना दूं, ये ए वेक्टर कहां जाएगा बोलो। और अब ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज व्हाट सर, अगर ये सी बोल रहे हो ना तो ये कितना होगा 180 माइनस सी, ये बेटा 180 माइनस सी जो है दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये बात आपको याद रखनी है, समझ आ रहा है। अगर मैं कहूं कि बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है बेटा, तो आप कहेंगे सर एक उठाओ और इसको प्रोड्यूस कर दो आगे तक, लो जी ये एंगल सर आएगा कितना 180। दिस इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। देख लो बी वेक्टर और सी वेक्टर के, अगर कोई बोले कि यार सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, तो इसको प्रोड्यूस कर दो आगे, दिस इज योर सी वेक्टर एंड दिस इज योर एंगल कितना, बेटा सबको समझ आ रही बात, इसे नोट कर लो। वो इनिशियल वेक्टर्स में जो बात याद रखनी है ना वो ये रखनी है, ये दोनों, ठीक है।
ये तो डेफिनेशन तो बहुत आसान था कि एक ही इनिशियल पॉइंट है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो उनको हम को-इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। लेकिन याद रखना कि एंगल जब भी निकालना है तो इनिशियल पॉइंट ऑफ द टू वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल निकाल रहे हो मस्ट बी सेम। ठीक है, जल्दी करो। उस समय आप सीरियस होंगे, हम लोग बहुत सीरियस हैं। ठीक है, आप बहुत सीरियस। कहाँ है सर? बेटा हाथ से नहीं है। क्या बात है? चलिए हेडिंग डालिए कोलिनियर वेक्टर्स। क्या क्या कह रहा है? थोड़ा सा लाओ एक बुक दो, एक कोई अरे अच्छा ये टॉपिक पहले पढ़ा। लिसन बेटा, कोलिनियर वेक्टर्स क्या है? बात सिंपल लैंग्वेज में करें, पैरेलल वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। किसको कहते हैं कोलिनियर? पैरेलल वेक्टर्स को कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। आपको बस ये बात दिमाग में रखनी है, अच्छा पैरेलल वेक्टर हुए तो कोलिनियर हो गए, चाहे वो सेम मैग्नीट्यूड के हो चाहे डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हो, छोटा हो कोई बड़ा हो, बस पैरेलल होना चाहिए। तो देखो ये दो वेक्टर आपके सामने मैंने बनाए ना, दीज आर कॉल्ड कोलिनियर। ये दो वेक्टर आपके सामने बना रहा हूं, ये भी कोलिनियर। ठीक है, बस पैरेलल होने चाहिए। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल they are said to be what? Collinear. They can be either in the same direction, they can be also in opposite direction. ठीक है, तो ये हमारा कोलिनियर का कंसेप्ट है। और इसके लिए आपको कुछ एडिशनल चीजें याद नहीं करनी, बस एक बात याद रखनी है कि कोलिनियर का मतलब पैरेलल वेक्टर्स होता है। समझ में आ रहा है? आइए जरा फिफ्थ टाइप पे। बेटा इसके बाद एक आता है लाइक वेक्टर्स। क्या आता है? ऐसे दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो ना, उनको बोलते हैं लाइक वेक्टर्स। मतलब डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, उनको क्या बोलते हैं? लाइक वेक्टर्स। अरे समझ नहीं पाए मेरी बात? भाई डायरेक्शन सेम है तो उनको लाइक वेक्टर्स कहा जाएगा, और डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो उसको बोलते हैं बेटा अनलाइक। सही है, क्या बोलते हैं? अनलाइक वेक्टर्स। मतलब ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर इधर की डायरेक्शन में बता दो, किसी भी मैग्नीट्यूड का हो, किसी भी क्या नाम है लेंथ का हो, कोई इशू नहीं है। आपका डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो उसको हम अनलाइक वेक्टर्स कहेंगे, सेम डायरेक्शन में है तो लाइक वेक्टर्स। ठीक है, तो क्या मैं लाइक वेक्टर्स को कोलिनियर कह सकता हूं? बोलो। अनलाइक वेक्टर्स को भी कोलिनियर कह सकता हूं? बोलो। समझ आ रहा है ना? तो लाइक और अनलाइक दोनों ही वेक्टर्स आपके कैसे होते हैं? कोलिनियर। सही है। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि दो कोलिनियर वेक्टर है तो क्या वो इक्वल होंगे? अगला टाइप है इक्वल वेक्टर्स। क्या है बताओ? इक्वल वेक्टर्स बेटा तब होंगे जब मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो। जैसे ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। भाई इधर देखो यार एक सेकंड, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर बेटा आपके क्या कहे जाएंगे? इक्वल वेक्टर तब जब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। और लास्ट वेक्टर लिख रहा हूं, दिस इज कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स। क्या बोलते हैं इसको? अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स वो होते हैं बेटा जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन अलग अलग, मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो, अलग अलग नहीं, अलग में तो कुछ भी डायरेक्शन रख सकते हो। अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम होना है बट डायरेक्शन अपोजिट। जैसे ये ए वेक्टर है तो उसके अपोजिट वाले को क्या कहेंगे? माइनस ए वेक्टर। समझ में आ रहा है? ये टोटल 8 टाइप के वेक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, बोलो। टाइम देख लो जरा, कितना? अभी पूरे हो गए मतलब। ओके, चलो कोई नहीं। अब बेटा देखो जितना भी बताया है प्लीज वहां तक सारी चीजें दिमाग में रखिए। मैं ना केवल 3 दिन लेने वाला हूँ चीजों को समझाने में, कि हो सकता है किसी बच्चे ने 11th में कुछ ना पढ़ा। मतलब मैंने आज बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 11th में 0 पढ़ा है, उसके हिसाब से भी चले तो भी हम आराम से इसको समझ लेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड अलग हो सेम हो बस अपोजिट डायरेक्शन है तो अनलाइक वेक्टर्स।
तो अनलाइक वेक्टर अपोजिट वेक्टर तो मतलब अपोजिट वेक्टर्स अनलाइक वेक्टर हो सकते हैं, बट अनलाइक वेक्टर अपोजिट वेक्टर्स नहीं हो सकते। बात समझ रहे हो ना? मतलब एवरी अपोजिट वेक्टर्स का जो पेयर है वो अनलाइक वेक्टर होगा। समझ में आती बात ना?